Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video update. हेलो स्टूडेंट, तो इससे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था टॉपिक नंबर 4 विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव। ठीक है, उसमें अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति दो स्थिति थी जहां पर हमें ज्ञात करना होता है किसी भी बिंदु पर द्विध्रुव के कारण विभव का व्यंजक। ठीक है, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है टॉपिक नंबर 5 समविभव पृष्ठ और टॉपिक नंबर 6 किसी गोले कोश के कारण वैद्युत विभव एंड टॉपिक नंबर 7 किसी चालक गोले के कारण विद्युत विभव। ठीक है, तो टॉपिक नंबर 5 ये देखो, टॉपिक नंबर जो 5 है समविभव पृष्ठ। ठीक है, समविभव पृष्ठ होता क्या है, एक हल्की सी इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है। ठीक है, या इसके गुण पूछ लिए जाते हैं समविभव पृष्ठ में एग्जाम में, तो हमें इसके डेफिनेशन या एक छोटा मोटा बीच में से एक नंबर का क्वेश्चन बन जाता है तो वो पढ़ेंगे। देखो, समविभव पृष्ठ क्या होता है, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। सिंपल डेफिनेशन है इसकी कि ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, अगर किसी भी पृष्ठ पे उसके प्रत्येक बिंदु पे कहीं भी कोई से भी बिंदु पे अगर हम विभव ज्ञात करेंगे तो वो समान निकलेगा, तो वो पृष्ठ कैसा पृष्ठ होगा, समविभव पृष्ठ होगा। ठीक है, समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का मान शून्य होता है। क्यों? क्योंकि पहले बिंदु पर भी विभव उतना ही है, दूसरे बिंदु पर भी विभव उतना ही है, बराबर है। तो फिर अगर हम क्या करेंगे, वहां पर दोनों को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, विभवांतर शून्य होगा। अतः समविभव पृष्ठ के किसी बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य शून्य के बराबर होता है, किंतु किया गया कार्य तभी शून्य होता है जब आवेश को विद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा में ले जाया जाता है। अतः समविभव पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर लंबवत होता है। यानी कि अगर थीटा बराबर 90 अंश हम वहां पे रखेंगे, ये जो है अभी जो इसमें दो तीन लाइन ये बताई गई, आगे मैंने मतलब एज लिख के समझाई हुई है, तो वहां पर इसे मैं डीपली पढ़ाऊंगा। अभी आगे चलते हैं। देखो, इस तरह से क्या होता है, समविभव पृष्ठ होता है। इसके मतलब कि अगर हमने एक गोला लिया, ठीक है, गोला जो लिया उसके बीच में यहाँ पर रख दिया एक आवेश, तो वो रेखीय उस मतलब कि अगर इसके चारों ओर त्रिज्यवत एक गोला तैयार किया जाए तो वो गोला क्या होगा, एक समविभव पृष्ठ होगा। क्योंकि वहां पर क्या होता है, वहां पर उसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है क्योंकि दूरी बराबर होती है। ठीक है, या अगर आप बैटरी में देखो, जब बैटरी में हम क्या करते हैं, बैटरी पे समान विभव लगाते हैं तो उसकी प्लेटों के उसकी जो प्लेटें होती है उन्हें क्या बोला जाता है, उस दौरान समविभव पृष्ठ बोला जाता है, क्योंकि प्रत्येक प्लेट पर विभव वहां पर समान होता है। इस तरह की आकृति बनती है उसकी। अगर रेखीय आवेश है तो रेखीय आवेश के लिए समविभव पृष्ठ जो होता है वो बेलनाकार पृष्ठ होता है। अगर रेखीय आवेश है तो ऐसे कि एक लाइन में एक तार में आवेश है तो उसके चारों ओर अगर हम बेलनाकार की रचना करेंगे तो वो बेलन क्या होगा, वो समविभव पृष्ठ होगा। यानी कि उसके बेलन के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होगा। आवेश के युग्मों के लिए समविभव पृष्ठ, अगर मतलब आवेश है प्लस प्लस दोनों तरफ, दोनों समान आवेश है तो समविभव पृष्ठ जैसे ये डॉट डॉट दिखाया हुआ ना, इस तरह से उसकी आकृति बनती है, चित्र बनता है। अगर दोनों अलग अलग है, एक तरफ तो प्लस एक तरफ माइनस, इसमें थोड़ा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर माइनस आवेश होगा। ठीक है, अगर ये माइनस है तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, लेकिन इनके जो समविभव पृष्ठ है वो इस तरह से दिखाई देंगे, डॉट डॉट की तरह से। ठीक है, चित्र में बिंदु कित गोलीय पृष्ठ जो है वो समविभव पृष्ठ है, मतलब कि ये जो बिंदु से बना रखे पृष्ठ ये समविभव पृष्ठ होंगे। अब इसमें क्या आता है, समविभव पृष्ठ के गुण पूछे जाते हैं। तो समविभव पृष्ठ के गुण, पहला गुण क्या है, समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है, जो कि हम डेफिनेशन में पढ़ रहे थे ऊपर। अब देखो कैसे होता है वो कार्य, मैंने कहा था कि आगे आपको बताऊंगा। देखो, समविभव पृष्ठ किया गया कार्य शून्य होता है। क्यों? क्योंकि विभवांतर का फॉर्मूला क्या होता है, V2 - V1 = WPQ/Q। यानी कि अगर P से Q तक हम ले जा रहे हैं किसी भी आवेश को, जैसे इस चित्र में बनाया गया है, प्लस Q आवेश है, अगर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर इस किसी भी आवेश को, यहाँ पर प्लस Q आवेश है, उसे V1 से क्या करते हैं, V1 से V2 तक ले जा रहे हैं, P से Q तक ले जा रहे हैं, मतलब P से Q पर विभवांतर ज्ञात करना है। तो V2 - V1 WPQ/Q, उसका मान ये होगा। अगर बात यहाँ WPQ हम निकाल ले तो Q की गुणा इधर हो जाएगी, Q V2 - V1। लेकिन ये समविभव पृष्ठ है तो यहाँ पर V1 बराबर V2, इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होना चाहिए। अगर V1 बराबर V2 हुआ तो V2 - V1 के स्थान पे V2 रख देंगे, V2 -
WQ2 जीरो बन जाएगा। तो WPQ बराबर किसके आ जाएगा, जीरो के। अर्थात यहाँ पर क्या होता है, समविभव पृष्ठ पे किया गया कार्य शून्य होता है। ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र सदैव समविभव पृष्ठ के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये भी बात ऊपर बोली गई थी कि विद्युत क्षेत्र सदैव समविभव पृष्ठ के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। कैसे बनाता है, प्रूव करते हैं इस चीज को। देखो, माना विद्युत क्षेत्र समविभव पृष्ठ के साथ थीटा कोण बनाता है। हमने थीटा मान लिया, ठीक है। उस थीटा को 90 डिग्री के इक्वल सिद्ध करना है। विद्युत क्षेत्र को दो घटकों ई कोस थीटा जिस समविभव पृष्ठ के अनुदिश यानी कि क्षैतिज घटक बोला जाता है, ई साइन थीटा समविभव पृष्ठ के लंबवत जिसे ऊर्ध्वाधर घटक बोला जाता है, में विभाजित करने पर घटक ई कोस थीटा के कारण बल क्यू ई कोस थीटा कार्यरत होता है। अतः आवेश प्लस क्यू को समविभव पृष्ठ पर विस्थापन dr तक ले जाने में किया गया कार्य। चित्र यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, हमने क्या किया इस चित्र के अंदर, यहाँ पे बिंदु P माना और इस क्यू dr दूरी पर एक क्यू बिंदु मान लिया। ठीक, यहाँ पे जितना मतलब कि इस दिशा में विद्युत क्षेत्र काम कर रहा है थीटा दिशा में, तो इस विद्युत क्षेत्र की दिशा को हमने क्या किया, दो घटकों में वियोजित कर लिया है। एक तो इसके क्षैतिज दिशा में ई कोस थीटा और एक ऊर्ध्वाधर दिशा में ई साइन थीटा। अब हमें यानी कि यहाँ पे जो क्षेत्र काम करेगा वो इसका क्षैतिज घटक काम करेगा ई कोस थीटा। यहाँ पे ई का मान जो लिया जाएगा वो ई कोस थीटा के इक्वल लिया जाएगा। अब हमें कार्य निकालना है, तो कार्य के लिए हम क्या करेंगे, देखो कार्य के लिए dw बराबर एफ डी आर, यहाँ पर हो जाएगा एफ गुना डी आर। ठीक है, एफ की वैल्यू अगर रखी जाए, एफ की वैल्यू कितनी आती है, एफ इक्वल टू क्यू ई होता है, लेकिन ई का मान आपको क्या रखना है, यहाँ पर ई का मान आपको उसका क्षैतिज घटक रखना है यानी कि ई कोस थीटा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, क्यू ई कोस थीटा डी आर। राइट, आगे बढ़ते हैं। परंतु समविभव पृष्ठ पर आवेश को किया गया कार्य शून्य होता है। परंतु समविभव पृष्ठ पर आवेश को या मतलब कि आवेश को इधर से उधर ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। अतः थीटा बराबर 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि अगर dw इक्वल टू जीरो सिद्ध करना है, हमें dw इक्वल टू जीरो आना चाहिए, तो हमें अगर कोस थीटा का मान हम 90 डिग्री रखेंगे, कोस 90 रखेंगे, तब उसका मान जीरो आएगा, तब वो टोटल जीरो होगा। ठीक है, क्यों ई का मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर कोस 90 का मान थीटा के स्थान पर 90 रख दे तो वो कंप्लीट जीरो हो जाएगा, वहां पर किया गया कार्य जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात से क्या सिद्ध होता है कि थीटा बराबर 90 होगा यहाँ पर। अगला गुण क्या है, दो समविभव पृष्ठ परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करते, क्योंकि यदि प्रतिच्छेदन करेंगे तब प्रतिच्छेदन बिंदु पर विभव के दो मान प्राप्त होंगे, जो कि असंभव है। ठीक है, दो मान नहीं होते, इसमें विभव समान होता है। अगला गुण, चालक पृष्ठ सदैव एक समविभव पृष्ठ होता है। चालक पृष्ठ जो होता है यानी कि जिस पर हम क्या कर सकते हैं, जिस पर कि आवेश का प्रवाह आसानी से हो सकता है, उस पर एक समविभव पृष्ठ होता है, मतलब वो सदैव एक समविभव पृष्ठ की भांति कार्य करता है। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ आपका टॉपिक नंबर 5। आप मतलब आपने क्या पढ़ा इसमें, समविभव पृष्ठ क्या होता है, ठीक है, और उसके गुण क्या होते हैं, किस तरह की इमेज होती है। अभी टॉपिक नंबर 6 और 7 बिल्कुल दोनों सेम है। एक में कहा गया है गोलीय कोष के कारण, दूसरे 7 में कहा गया है चालक गोले के कारण। तो इन दोनों के कारण अगर विद्युत विभव किसी भी बिंदु पे हमें ज्ञात करना है तो दोनों की सेम डेरिवेशन होती है। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करे थे, वहां पर गोलीय कोष या चालक गोला एक ही बात होती है, क्योंकि चालक गोला जो होता है वो गोलीय कोष की भांति ही व्यवहार दिखाता है बाहर की लाइफ में। तो अगर हम इनमें मतलब इसे एक ही रूप में पढ़ेंगे गोलीय कोष के रूप में, और वही चालक गोले के लिए भी यूज होगी, वही गोलीय कोष के लिए भी यूज होगी। तो स्टार्ट करते हैं। एक आर त्रिज्या के गोलीय कोष को क्यों आवेश द्वारा एक समान रूप से आवेशित किया गया है। ठीक है, हमें इस गोलीय कोष के कारण बाहर, सतह तथा अंदर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब केस नंबर फर्स्ट क्या बनता है, यदि बिंदु P गोलीय कोष अथवा चालक गोले के बाहर स्थित हो, आर स्मॉल आर इज ग्रेटर देन टू कैपिटल आर हो, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, ये स्मॉल आर की वैल्यू यहाँ तक ली जाए, बिंदु P बाहर लिया जाए। ठीक है, जबकि इसकी त्रिज्या वो कैपिटल आर है, तब विद्युत विभव की परिभाषा के अनुसार अगर V का मान निकालते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होती है, V इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू आर ई डी आर होती है। परंतु यहाँ पर E की वैल्यू क्या है, E की वैल्यू यहाँ होती है 1/4π0 Q अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर वेक्टर इंटू आर यूनिट वेक्टर होता है यहाँ पे, उसे हम मतलब अगर वेक्टर दिशा में दर्शाना है तो यूनिट वेक्टर ले लेते हैं आर का। बस हमने क्या कर दिया, ये ई की वैल्यू यहाँ पर रख दी, तो यहाँ पे आर वेक्टर मतलब कि
यूनिट वेक्टर इंटू डी आर बन गया है, जिसकी वैल्यू आपको पता है डी आर होती है, पहले भी समझाया जैसे कि आर इंटू डी आर करेंगे तो ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कोस थीटा फॉर्मूला लगेगा, थीटा का मान यहाँ पे 0 रखते हैं तो डी आर के इक्वल होगा, यानी कि यहाँ डी आर लिख सकते हैं। और क्यू अपॉन आर स्क्वायर ये बिल्कुल वैसे ही है जैसा हमने पीछे करा था, वी का मान निकालना था, ठीक है। क्यू अपॉन आर स्क्वायर मतलब क्यू अपॉन 4π0 को बाहर लिख लेंगे, बचेगा 1 अपॉन आर स्क्वायर। 1 अपॉन आर स्क्वायर 1 अपॉन आर स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, इंटीग्रल क्या होता है, वो होता है -1 अपॉन आर, ठीक है। ये आपको डायरेक्ट याद रखना होगा, वो होता है -1 अपॉन आर। तो माइनस चिन्ह बाहर वाले माइनस चिन्ह को पॉजिटिव कर देगा और अंदर बच जाएगा 1 अपॉन आर। अब 1 अपॉन आर बच गया है, लेकिन ये क्या है, ये निश्चित समाकलन है, इस पे लिमिट लगी हुई है, तो यहाँ पर लिमिट का मान भी हमें रखना पड़ेगा। और लिमिट का मान किस तरह से रखते हैं, सबसे पहले तो हायर लिमिट रखी जाती है, फिर उसके बाद माइनस करके उसी फंक्शन में लोअर लिमिट रखी जाती है। फंक्शन क्या है यहाँ पर 1 अपॉन आर है, तो आर के स्थान पे आर रख दिया और माइनस का चिन्ह लगा के फिर आर के स्थान पे इन्फिनिटी रख दिया, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी। और 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है वो आप सभी जानते हो, 0 होती है। तो अगर वहाँ पे 0 रख दिया जाए तो यहाँ कितना बचेगा, 1 अपॉन आर बचेगा। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका v इक्वल टू 1 अपॉन 4π0 क्यू अपॉन आर, जहाँ पर r इज मोस्ट मतलब r इज ग्रेटर देन टू कैपिटल R है, तब ये होगी आपकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट। अब यानी कि स्पष्ट है कि समावेशित गोले कोश अथवा चालक गोले के कारण बाहर विद्युत विभव का मान दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है आर के, ठीक है। आर क्यू के नीचे आया हुआ इसमें पहली कंडीशन होगी जबकि हमने पी बिंदु बाहर मानना था। अब केस नंबर सेकंड क्या होता है, यदि बिंदु पर गोले कोश अथवा चालक गोले की सतह पर उपस्थित हो, ये बिंदु जो हो वो गोले कोश पर या उसकी मतलब गोले कोश अथवा चालक गोले की सतह पर स्थित हो, ये बिंदु पी जो हो, तो समीकरण बस आपको एक में क्या करना है, आर इक्वल टू कैपिटल आर प्रतिस्थापित करने पर वो उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1 अपॉन 4π0 क्यू अपॉन कैपिटल आर। अब देखो ये जो है जब यहाँ आर इक्वल टू कैपिटल आर हो चुका है तो आर के मान पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा ये फॉर्मूला, ये तो कैपिटल आर पे ही डिपेंड कर रहा है जो उसकी पहले से त्रिज्या थी। यानी कि यहाँ जो वैल्यू होती है आर का मान आप कितना भी मतलब घटा लो बढ़ा लो तो वो मैक्सिमम वो कांस्टेंट ही रहनी है, ठीक है। इसी को मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं, कांस्टेंट मतलब स्मॉल आर पे डिपेंड नहीं करती है। तो ये होगी आपकी क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक। अब इसके बाद केस नंबर थर्ड, यदि बिंदु P गोले कोश अथवा चालक गोले के अंदर उपस्थित हो, यदि बिंदु P जो है वो गोले कोश अथवा चालक गोले के अंदर उपस्थित हो। अब हमने बाहर भी ले लिया P को, पृष्ठ पे मान लिया, अब अंदर मानेंगे R इज लेस देन टू कैपिटल R। तो गोले कोश के अंदर के बिंदु के लिए विद्युत विभव की गणना अनंत से दूरी r तक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दूरी पर निर्भरता एक जैसी नहीं है। इसमें कहा गया है गोले कोश के अंदर के बिंदु के लिए अगर विद्युत विभव की गणना करनी है उसमें क्या है, अनंत से दूरी जो r है, अनंत से स्मॉल r तक दूरी जो है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दूरी पर निर्भरता एक जैसी नहीं है। अतः उपयुक्त को दो समाकलनों में विभक्त कर हल करते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि गोले कोश, हाँ तो हम पढ़ रहे थे भाई, मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर गोले कोश के अंदर के बिंदु के लिए विद्युत विभव की गणना अनंत से दूरी r तक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दूरी पर निर्भरता एक जैसी नहीं है। अतः उपयुक्त को दो समाकलनों में विभक्त कर हल करते हैं। नंबर फर्स्ट अनंत से दूरी r तक, नंबर सेकंड दूरी r से अभिष्ट बिंदु की दूरी r तक। अब ध्यान से समझिए इसमें क्या समझाना चाह रहा हूँ, इस चित्र के माध्यम से आपको बताता हूँ। देखो इसमें कहा गया है कि अभी जब हम बिंदु P को अंदर ले रहे हैं, इसके अंदर ले रहे हैं, जहां आपको दिखाई दे रहा होगा ये बिंदु P यहाँ पर लिया गया है अंदर, तो इसकी दूरी स्मॉल r मानी गई है सेंटर पॉइंट से, ठीक है। जबकि इसकी त्रिज्या जो है वो यहाँ तक है, बिंदु Q तक है, कैपिटल R। अब हमें इस बिंदु P पे निकालना है विद्युत विभव। अब विद्युत विभव होता क्या है, विद्युत विभव होता है आपका कि अनंत से किसी भी आवेश को उस बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है एकांक आवेश को, वो विद्युत विभव कहलाता है। यानी कि हमें बाहर से यहाँ से उसे लेकर आना है और यहाँ तक उसे स्थापित करना है बिंदु P तक, उसे P पे लाके छोड़ना है। तो इसमें जितना काम करना पड़ेगा हमें वो क्या होगा, वो विभव कहलाएगा इसका। लेकिन ये काम जो होगा यहाँ पे दो भागों में होगा, एक जैसा काम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब हम अनंत से उसे यहाँ तक लेकर आ रहे हैं, ई तक मतलब क्यों तक लेकर आ रहे हैं, तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग है,
यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग है। जबकि अगर भीतर बात करें, हम बिंदु P पे बात करें, तो यहाँ अभी यहाँ क्या हो चुकी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो चुकी है, क्योंकि ये गोलीय कोष है, ये अंदर से खोखला है। या अगर चालक गोला भी हो, वो भी गोलीय कोष की भांति करता है, अंदर व्यवहार करता है, अंदर कोई भी उससे आवेश नहीं होता है उसके अंदर। तो यहाँ पे P पे कोई आवेश नहीं है। जब यहाँ पर आवेश नहीं है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं है, तो यहाँ पर मतलब काम जो है वो हमें नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अट्रैक्शन ही नहीं होगा आवेश का, जो जिसके विरुद्ध हम काम करते हैं, तो हमें केवल काम यहाँ तक करना पड़ेगा, क्योंकि आवेश तो उसके किनारों पर स्थित है, वही उसे प्रतिकर्षित करेगा। तो ये जो मतलब हम इस काम को 2 भागों में बांट लेते हैं। इस काम को हम क्या करते हैं, 2 भागों में बांटते हैं। एक काम तो हम करेंगे यहाँ से यहाँ तक आने में, इन्फिनिटी से लेकर Q बिंदु तक, यानी कि इन्फिनिटी से लेकर R तक आने में। एक तरीके से देखा जाए तो O से लेकर R यहाँ तक की दूरी कितनी है, R है स्मॉल r। तो जब हम R का मान इन्फिनिटी ले रहे हैं एक बार तो, और एक बार ले रहे हैं R, मतलब इन्फिनिटी पहले R का मान इन्फिनिटी लिया गया, फिर इन्फिनिटी से हम R के बीच आ रहे हैं, कैपिटल R के बीच, ठीक है। एक काम तो ये हो गया। और दूसरा काम हमारा रहेगा यहाँ से Q से, दूसरा काम रहेगा हमारा Q से लेकर कहाँ तक आने में, बिंदु P तक आने में, जहां तक हमने जिस बिंदु पर हमें विभव निकालना है, ठीक है। इस तरह से 2 कामों में हमने इसे बांट लिया है, क्योंकि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग होती है और अंदर अलग होती है, इसलिए 2 भागों में बांट के करना पड़ेगा। इसका पहला पार्ट तो सिंपल है, दूसरा भी सिंपल है, बस थर्ड पार्ट में ही लॉजिक होता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो आगे। अब इसे एक बार और पढ़ो, देखो क्या कहा गया था, अब आपके समझ में आएगा अच्छे से। गोलीय कोष के अंदर के बिंदु के लिए विद्युत विभव की गणना में अनंत से दूरी R तक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दूरी पर निर्भरता जो है वो एक जैसी नहीं है। मैंने बताया बाहर कुछ और होती है, अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। अतः उपयुक्त को 2 समाकलों में विभक्त कर हल करते हैं। नंबर फर्स्ट, अनंत से दूरी R तक, कैपिटल R तक, और नंबर सेकंड, दूरी R से अभिष्ट बिंदु की दूरी स्मॉल r तक, ठीक है। अब देखो ये कर लिया हमने, विभाग को 2 भागों में डिवाइड कर लिया। एक तो इन्फिनिटी टू R EDR और एक R से कैपिटल R से स्मॉल r तक EDR, ठीक है। अब प्रथम समाकलन का मान समीकरण 2 से प्राप्त किया जाता है। समीकरण 2 से प्रथम से इन्फिनिटी टू कैपिटल R, ये हमने जो निकाला था केस नंबर सेकंड, वो एक तरीके से देखा जाए तो हमने इन्फिनिटी से लेकर कैपिटल R तक अगर विभव निकल रहा है, तो इन्फिनिटी से लेकर कैपिटल R तक का सफर, R तक का कितना कार्य किया गया उसका मान निकल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये मान उसका मान हो गया, पहले वाले पार्ट का इसका मान। यही इसमें बोला गया कि प्रथम समाकलन का मान जो है वो समीकरण 2 से प्राप्त किया जाता है, तथा द्वितीय समाकलन का मान 0 होता है, क्योंकि गोलीय कोष में कैपिटल R से स्मॉल r दूरी तक तीव्रता E 0 होती है। मैं आपको बता चुका हूँ कि अंदर जो उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो 0 है, वहां पर आवेश नहीं है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी 0 होगी। अगर वहां पर 0 E का मान ही 0 है, तो मतलब सेकंड वाले भाग का मान कितना हो जाएगा, पूरे का 0 हो जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो बस हमारा जो फर्स्ट वाला मान था, जो कि हमें समीकरण 2 से ही मिल गया है, वो क्या था, V = 1/4π0 × Q/R था, ठीक है। Q अपॉन कैपिटल R, इसका मतलब इसके अंदर भी उतना ही विभव रहेगा जितना इसके पृष्ठ पर था, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। क्योंकि काम उसने बाहर तक किया, अंदर आने में उसे कोई कार्य नहीं करना पड़ा। अब इसका अगर ग्राफ पूछ लिया जाए तो ग्राफ किस तरह से बनेगा वो आप देख लीजिए। देखो पहले तो हम यहाँ पे सेंटर पर O पे लेते हैं, मतलब उसके केंद्र बिंदु पे लेते हैं। यहाँ पर क्या रहेगा, उसका कार्य बिल्कुल जितना उसे मतलब जितना बाहर तक करना पड़ रहा है उसे, उतना ही कार्य कांस्टेंट वे में चलेगा, एक कांस्टेंट वे में चलेगा, और ये मैक्सिमम होगा उसके पृष्ठ पर, Q/1/4π0 Q/R। उसके बाद क्या है, जो हमारी इक्वेशन थी उसमें हमने देखा, जो फर्स्ट पार्ट था उसके बाहर जो था मतलब विभव, वो 1/R उसके R के व्युत्क्रमानुपाती था। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ग्राफ नीचे की ओर गिरना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि विभव घटना स्टार्ट हो जाएगा। तो केंद्र से लेकर उसके पृष्ठ तक तो कांस्टेंट रहता है, यानी कि इस तरह से लाइन, और फिर पृष्ठ पर क्या होगा, हाईएस्ट होगा, अधिकतम होगा। अब मतलब वो ऊपर नहीं बढ़ेगा, अब वो नीचे गिरेगा, तो बस वहां पर क्या होगा, फिर वो नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इसका ग्राफ बनेगा इस तरीके से, ठीक है। तो सिंपली आपको अच्छे समझ आ चुका होगा ये, ठीक है। केस नंबर फर्स्ट सिंपली उसकी विभव का मान जिस तरह से निकालते हैं इसी प्रकार निकलेगा। सेकंड में R = R रख देंगे, और थर्ड में आपको क्या करना है, बस V को 2 भागों में डिवाइड दिखा देना है, एक बार तो इन्फिनिटी टू कैपिटल R और एक बार स्मॉल मतलब कैपिटल R से स्मॉल r तक, ठीक है, स्मॉल r तक। तो बस इन 2 भागों को क्या करना है आपका, फिर इसका मान तो हो जाएगा समीकरण 2 से मिल जाएगा, वही मान सेम टू सेम, और इसका मान 0 हो जाएगा। तो
मतलब केंद्र से लेकर पृष्ठ तक तो समान रहेगा और उसके बाद उसका ग्राफ नीचे को गिरेगा, वो क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। बस आज इस वीडियो में यही, आज बस इतना ही कराते हैं। 2 टॉपिक मतलब 2 या 3 टॉपिक क्लियर हो चुके हैं। ये 2 टॉपिक का एक ही डेरिवेशन करनी है आपको, बिल्कुल ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय।